सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन और उससे रिलेटेड उसके टाइप के मैकेनिज्म और कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रिएक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2OH। ओके, और इसको हमने किया कंसनट्रेटेड H2SO4 और लगभग हमने टेम्परेचर दिया इसको 443 केल्विन। ओके, 443 केल्विन हमने इसमें दिया, तो ये बना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और रिएक्शन देख के चलते हैं, CH3CH2CH2। चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम। यहाँ पे लिया मैंने, मान लो Br, और ये है CH3, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH, और ये क्या बना CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, और भी लेके चलते हैं, CH3CH2CH2Br, और हमने यहाँ लिया अगेन अल्कोहलिक KOH, और ये मिला में CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सो अगर आप यहाँ पर देखें कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हर जगह एलिमिनेशन हो रहा है। इसमें क्या हुआ, ये OH और ये H, वाटर का एलिमिनेशन हुआ। यहाँ पर H और Br, HBr का एलिमिनेशन हुआ। यहाँ भी H और Br और HBr का एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ओके किसी कंपाउंड में से एलिमिनेट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आई रिपीट, जब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ध्यान दो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम जा रहा है, इसका OH और इसका H जा रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, CH2H CH2OH, तो ये पूरा एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ भी आपको इसे मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ कि ये H है और ये Br चला गया। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये वाला H और ये Br जा रहा है। सो व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कम्प्लीटली रिमूव, ओके, इट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सिंपल। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली रिवर्स होता है एडिशन का। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें लिख दूं वाटर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, इसमें मैं वाटर डाल दूं तो दोबारा से रिएक्शन बैक हो जाएगी, है ना। अगर मैं वाटर डाल देता हूं तो दोबारा बैक हो जाएगी। यहाँ भी मान लो मैं HBr डाल देता हूँ, यहाँ भी मान लो मैं HBr डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। सो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक देखो, फिर आगे हम इसको डिटेल में लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, बेसिकली एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट हो जाता है और इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा अब हम इसको डीपली लेके चलते हैं। देखिए बेटा, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक ये है और एक यहाँ पर Br है। ठीक है, अब ये यहाँ से आपने HBr को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका H, यहाँ H, और यहाँ क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ओके, डबल बॉन्ड आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये भी कौन सा है, सिग्मा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, सिग्मा और पाई में, है ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इन एवरी एलिमिनेशन रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स टू गिव 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, जब भी एलिमिनेशन होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर देखो दोनों सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है, पाई वीक बॉन्ड होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान सुनो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अगर इसको तोड़ के जोड़ाना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी। तो यानी कि ऐसे प्रोसेस जो होंगे, एंड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस क्या होते हैं बेटा, आपके एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये हुआ कि
दैट इज़ डेल्टा एच इसका क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, लेस देन ज़ीरो होगा इसका। ओके, नाउ यहाँ पर जब बात करते हैं हम ग्रेटर देन ज़ीरो, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, तो सच रिएक्शन ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन किसको फॉलो करेंगे, हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ शार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक है, लॉ शार्टलियर प्रिंसिपल। सो जब भी एलिमिनेशन होगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम गायब हो जाएंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा टूट जाएंगे और 1 सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमेशा याद रखना, जो हाई टेम्परेचर होता है वो फेवर करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जो ये एलिमिनेशन हो रहा है, ये जो एलिमिनेशन होते हैं इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में होनी चाहिए वो क्या, कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आती है वो क्या हो सकता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी हो सकता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इनमें से कुछ भी हो सकता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो, नोट कर लो भाई। तो अब हम होते हैं इसके टाइप में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टाइप आता है, ठीक है, वो आता है बेटा अल्फा एलिमिनेशन। ओके, अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, और बीटा, और दूसरा आता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और तीसरा बेटा आता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, ये 3 एलिमिनेशन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है। देखिए, जैसे आपके पास एक ये लॉन्ग चेन है, इसमें कहीं भी जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे मान लो मैंने ये लिया Cl, यहाँ लिया मैंने Cl, ठीक है, ओके, तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शन जिस कार्बन से अटैच होगा वो अल्फ़ा होगा, और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन बीटा एंड देन गामा। ठीक है, ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा दैट इज़ योर अल्फ़ा, और उसका एडजेसेंट वाला क्या होगा, बीटा, और फिर गामा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा समझ आ गया कौन सा होता है। तो जब जिस फंक्शन जिस कार्बन से अटैच होता है वो आपका अल्फ़ा होता है, ओके, उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो बीटा एंड देन एडजेसेंट आपका क्या होता है, गामा। तो अल्फ़ा एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फ़ा एलिमिनेशन में क्या होता है, इन दिस केस एटम और group of atom is removed from alpha carbon atom। अल्फ़ा कार्बन एटम से चले जाते हैं। जैसे मैंने लिया CH3CH2OH और मैंने यहाँ पर कॉपर डाल दिया और 575 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये बनाता है बेटा आपका CH3CHO। चलो समझते हैं कैसे हुआ। ये देखो, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH, ये OH, दिस इज़ योर अल्फ़ा, दिस इज़ योर अल्फ़ा के फंक्शन ये है। अब होता क्या है, ये देखो, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये H,
ये H रिमूव हो गया बेटा। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH, ये H, ये H, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 सिग्मा 1 सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड से वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो अनसैचुरेटेड चेंज हो गए। ठीक है, तो एलिमिनेशन में यही होता है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, और एडिशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड से वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, दिस इज योर कॉपर। ओके, रेड हॉट कॉपर भी कहते हैं इसको हम, आप कॉपर लिखो या रेड हॉट कॉपर, कुछ भी लिख सकते हो। डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होते हैं, 573 575 केल्विन तक इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और वैसे भी याद है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं हमेशा हाई टेम्परेचर पर होते हैं, 50 डिग्री से ऊपर ही होते हैं हमेशा। तो ऑब्वियसली ही अगर आप यहाँ पर देखो तो ये लगभग 200 डिग्री तक पहुँच रहा है, 200 से 250 तक पहुँच रही है। ओके, सो अल्फा एलिमिनेशन समझ आ गया, जब एटम और ग्रुप ऑफ एटम कहाँ से निकले, अल्फा कार्बन में से निकले। नोट डाउन। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो देखिए मैंने बताया था इसमें जो एलिमिनेशन होता है, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है अल्फा बीटा, और एक होता है अल्फा गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा में क्या होता है कि एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इज़ रिमूव। ठीक है, जैसे बेटा CH3 CH2 Br। ठीक है, तो अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा, तो अगर इसमें से जाएगा तो देखिए ऐसे जाएगा, इसे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, एडजेसेंट में से जाता है, दिस इज अल्फ़ा दिस इज बीटा। सिमिलरली एक होता है अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन। इसमें से क्या होता है, मतलब बेसिकली इसमें होता है 1-2 एलिमिनेशन होता है, मतलब 1 और 2 जो एटम होते हैं उनमें से रिमूव होता है ना, इस एलिमिनेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस केस एटम फ्रॉम अल्टरनेट कार्बन एटम आर रिमूव। ठीक है, अल्टरनेट में से जाता है, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ कर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, तो ये अल्टरनेट में कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये आपको एक साइक्लिक कंपाउंड देगा, क्योंकि जब इसको आप मिलाओगे तो ये ऐसा मिलेगा बेटा। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक होता है अल्फ़ा एलिमिनेशन और एक होता है अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, एक होता है अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन। अल्फ़ा बीटा में क्या होता है, 1 और 2 कार्बन एटम में से कंपाउंड रिमूव हो जाता है, मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, कि 1-2 एलिमिनेशन होता है बेसिकली। अल्फ़ा गामा में 1 और 3 फर्स्ट और थर्ड एटम में से जो कार्बन एटम होता है उसमें से क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम गायब हो जाता है। ओके, तो ये आप नोट करिए। तो अब बात करते हैं हम अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन के टाइप की। टाइप ऑफ अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आता है बेटा E1 एलिमिनेशन। E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, E2 होता है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, और एक और होता है E1CB एलिमिनेशन कंजुगेट बेस। ठीक है, ज़्यादा ये दो इम्पोर्टेंट है, ये इतना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये होते क्या हैं। देखो E1 रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली, इन दिस केस
अ कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ठीक है, पहले एक कार्बोकैटायन बनता है, ओके, उसके बाद एंड देन एलिमिनेशन टेक प्लेस, ठीक है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा और उसके बाद एक एलिमिनेशन, उसके बाद एलिमिनेशन होगा। जैसे SN1 में था, पहले क्या होता था, कार्बोकैटायन बनता था, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होता था। इसमें भी वही चीज़ होती है, उसमें भी क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल आता था, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इन दिस केस वीक बेस इज़ यूज, ठीक है, वीक बेस यूज़ करते हैं इसमें। ये जो वीक बेस होते हैं कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिथेनॉल, आप चाहो तो उसको MEOH भी ले सकते हो, इथेनॉल C2H5OH, आप चाहो तो इसको ETOH भी ले सकते हो, और वाटर, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल है, ये थोड़ा स्पेशल है, आगे बताऊँ कैसे। सिमिलरली जो अब इसमें जो ये चीज़ जो होती है, ये आपको मैं पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह। जो E2 होता है बेटा, इसमें क्या होता है, E2 एलिमिनेशन में, E2 रिएक्शन में, इन दिस केस अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, सब कुछ SN1 SN2 की तरह है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म एंड then it convert into एल्कीन, ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, एल्कीन बनेगा। यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस स्ट्रॉन्ग बेस इज़ यूज, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, ठीक है, NaNH2, अमोनिया, ओके, और आप यहाँ पे ले सकते हो, एक और होता है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ठीक है, आप चाहो तो सोडियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड भी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, यूँ, ठीक है, CONA, ओके, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, तो ये यूज़ होते हैं। जबकि थर्ड में क्या होता है, थर्ड वाला भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले इसमें इतना आप नोट कर लो, फिर मैं इसको रिएक्शन के थ्रू समझा दूँगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, थर्ड में क्या होता है, जो आपका है E1CB, इसमें क्या होता है, इन दिस केस अ कार्बन एनाइन इज फॉर्म, कार्बन एनाइन इज फॉर्म, ओके, एंड देन एलिमिनेशन टेक प्लेस। बहुत ध्यान से समझना। अगर एक सिंप्लीफाइड वर्जन में इसका दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह है, देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर है CH2H और CH2Cl, ठीक है, और यहाँ से ध्यान से समझना, ठीक है, मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ। अगर ये E1 शो कर रहा है, ठीक है, तो E1 में क्या होता है, सबसे पहले एक कार्बोकैटायन जाएगा, यानी कि सबसे पहले ये वाला पार्ट जाएगा। अगर E1 शो कर रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, Cl माइनस चला जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद यहाँ से एक H+ चला जाएगा और ये एक एल्कीन बनाएगा, ठीक है, ओके। अल्टीमेट प्रोडक्ट तो एल्कीन ही होगा, मतलब सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं E2 की, तो इसमें क्या होता है, एक ही स्टेप में ही दोनों निकल जाते हैं, ये देखो एक ही स्टेप में निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम E1CB की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोकैटायन ना था, क्या लिखा है, इसमें कार्बन आयन बनेगा, पहले कार्बन आयन बनेगा, अब ये क्या होगा, ये H+ जाएगा, तो इसमें से क्या होगा, पहले एक H+ जाएगा और ये बनाएगा आपका प्लस, और फिर यहाँ पर आएगा आपका Cl, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आपका Cl है, ध्यान दो, पहले एक H+ गया आपका, तो यहाँ पर सॉरी नेगेटिव आ गया, कार्बन आयन बना,
ओके, H प्लस जाएगा तो एक कार्बन आयन, जब Cl मार जाएगा तो कार्बोकेटायन बना था, इसमें H प्लस किया सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या आ गया कार्बन आयन। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये कार्बन आयन बनेगा तो अब जो कंपाउंड निकलेगा आपका वो ऐसा निकलेगा, ठीक है। होगा क्या, ये Cl माइनस चला जाएगा, ठीक है, ये वाला Cl माइनस चला जाएगा और ये अपनी वैलेंसी को क्या कर देगा, कंप्लीट कर लेगा, बनाएगा आपका एल्कीन। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि E1 में एक कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो स्टेप होता है बहुत स्लो स्टेप होता है, इसलिए ये रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है। याद है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हमेशा रेट डिटरमिनेंट स्टेप होगा। सेकंड में ऐसा कुछ होता नहीं है, एक ही स्टेप में सारा निकल जाता है। रीज़न ये कि यहाँ पर वीक बेस यूज़ होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर कंजुगेटेड बेस यूज़ होते हैं। कंजुगेटेड बेस कौन से होते हैं, कंजुगेटेड बेस वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। हर एक एसिड का एक कंजुगेट बेस होता है, ओके। वो कुछ भी हो सकता है, ONA माइनस, OPH नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो उसमें क्या होता है, पहले एक H प्लस आयन जाएगा तो कार्बन आयन बनाएगा। कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। कार्बन आयन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो यहाँ से क्या शो करेगा, फिर एलिमिनेशन, और आपको एक एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये निकल जाएगा फिर Cl माइनस, यहाँ से ये Cl और ये माइनस निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। नोट डाउन। तो बेटा अब हम बात करते हैं डिटेल में E1 एलिमिनेशन की, ओके। तो ध्यान से देखें E1 रिएक्शन में क्या होता है। देखो बेटा, जैसे हम कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, ये आपका ले लिया आपने यहाँ पे Br और यहाँ ले लिया CH3, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अ बीटा। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके दोनों तरफ कार्बन नंबर क्या है, सेम है। ये भी बीटा ही है, कोई सा भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर जब आप मान लो रिएक्ट कर रहे हो इसको C2H5OH से, ठीक है, ये एक वीक बेस है, ठीक है, मैंने भी लिखा दिया वीक बेस, तो ये आपको क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म समझो। स्टेप 1 जो होता है इसका, वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मैंने लिखा था, कार्बोकेटाइन, ओके। इट इज़ स्लो स्टेप, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमेशा स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको स्मॉल लेटर आप RDS भी कह सकते हैं, ठीक है। स्लो स्टेप इज़ योर रेट डिटरमाइनिंग। अब होता क्या है, देखो CH3, ये CHBr, ये CH3, सबसे पहले क्या होगा, ये Br माइनस जाएगा। जब ये Br माइनस जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा आपका प्लस, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना आपने बहुत, वो ये कि जब भी प्लस बने कार्बोकेटाइन तो आपने देखना है कि ये रीअरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है ये और स्टेबल बन सकता है, नहीं बन सकता। देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये खुद बहुत स्टेबल है, क्योंकि अगर यहाँ पर हाइड्रा शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए हम करते हैं 1 to हाइड्रा शिफ्ट, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, इस केस में प्राइमरी, बट सेकेंडरी इज़ मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ये CH पर प्लस होता है, ठीक है, ये CH पर प्लस होता है, यहाँ पे भी इसके पास भी एक H है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस H प्लस को ले जाएगा और ये क्या बनाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, ये जो कार्बोकेटाइन बनता है इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये अगर स्टेबल है तो ही H प्लस को रिमूव करेगा, अगर ये अनस्टेबल है तो पहले अपने आप को स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन, उसके बाद। तो ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन बनना ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट यूज़ हुआ है ना, एक ही रिएक्टेंट यूज़ है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1। और अगर हम रेट ला लिखें तो ऑर्डर भी क्या आएगा, 1। तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो इसकी प्रॉपर्टी जो आती है, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि ये एक, इट इज़ 2 स्टेप मैकेनिज़्म, 2 स्टेप की मैकेनिज़्म है, जस्ट लाइक SN1, ठीक है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतने ही जल्दी एलिमिनेशन होगा। तो सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, याद रखें SN1 में भी यही था, ठीक है। तीसरा बेटा इसमें क्या होता है, जो हम लेते हैं बेस, वो क्या लेते हैं, वीक बेस इज़ यूज़, वीक बेस इज़ यूज़। मैंने लिखा था वीक बेस कौन से, अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल, वाटर, ठीक है। चौथा, और हम क्या यूज़ करते हैं बेटा,
जो इसमें सॉल्वेंट यूज़ होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे आपने लिया यहाँ पर वही वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो फिर बता देता हूँ। पोलर का मतलब होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जितना पोलर होगा उतना ही उसके अंदर ताकत होगी इस बॉन्ड को वीक करने की। ध्यान दो, ये जो बॉन्ड होता है इसको वीक करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले इस बॉन्ड को वीक करेगा, ये निकल जाएगा। ध्यान से सुनो, पोलर का मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड वीक कर देगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटिक का मतलब है जो भी प्रोटिक पार्ट होगा वो इस Br माइनस को क्या करेगा, सॉल्वेशन में ले आएगा, मतलब उसको घेर के रख लेगा। तो Br माइनस उसके इस शील्ड में आ जाएगा, उसके कवर में आ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज फ्री रहेगा। तो अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट जो भी आपको बेस देगा, जो भी बेस होगा उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो आपका H है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो H है, ये वाला H, ये क्या हो जाएगा H, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, H प्लस को लेना, ठीक है। बेस का काम क्या होता है, H प्लस लेना। देखो एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, ठीक है। बेस वो होता है जो H प्लस देता है। यहाँ पर बेस क्या है, वीक बेस है, यानी H प्लस लेगा लेकिन जल्दी नहीं ले सकता, ठीक है। इसको ये खुद वीक है, वीक बेस क्या होता है, बहुत मुश्किल से H प्लस लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि पोलर का काम क्या होता है, पोलर कंपाउंड का काम क्या होता है कि वो पहले बॉन्ड तोड़ेगा, प्लस चार्ज फ्री कर देगा, प्लस चार्ज रखेगा। अब ये प्लस चार्ज रखा तो ये Br माइनस दोबारा यहाँ पर अटैक कर सकता है, ये अटैक ना करे तो यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम आता है। प्रोटिक क्या करते हैं, उस इतने ज़्यादा H प्लस का घेरा बना देते हैं कि ये Br माइनस दोबारा यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये H इस प्लस को लेकर फ्री हो जाएगा और यही H प्लस उस बेस से रिएक्ट कर जाएगा। जो भी यहाँ पर बेस होगा, जो भी बेस होगा OH माइनस में, उससे वो रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो दो स्टेप में होगा, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन, दूसरे स्टेप में H प्लस का रिमूवल। ओके, नोट डाउन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी कह दो, फैक्टर कह दो। देखिए जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, E1 डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। ओके, देखिए कैसे, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, बेटर लिविंग ग्रुप फास्टर बी E1, ठीक है। E1 SN1 E2 सबके लिए, अब लिविंग ग्रुप है तो भैया सब कुछ जल्दी हो जाएगा। जैसे आपको पता है E1 सबसे बेस्ट, I1 फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, ठीक है। तो ये हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या था कि जो E1 एलिमिनेशन होता है वो दो स्टेप का होता है। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकंड स्टेप में उसमें से एक H प्लस रिमूव हो जाएगा, यानी कि डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे वीक बेस यूज़ होता है, तो वीक बेस है तो इसलिए कार्बोकेटाइन बना। यहाँ हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो पहले वो उस हेलोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को वीक करेगा, हेलोजन को रिमूव कर देगा तो वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर वो वीक बेस आएगा क्योंकि वहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि जो प्रोटिक पार्ट होता है सॉल्वेंट का, वो उस हेलोजन को, उस हैलाइड को जाने देता नहीं है। वो हैलाइड भी हो सकता है, वो हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि जो लिविंग ग्रुप होगा, अगर मान लो एक आपके पास 2 आइडोप्रोपेन है और एक अगर 2 ब्रोम प्रोपेन है, तो आपको 2 आइडोप्रोपेन जल्दी एल्कीन बनाएगा एज़ कम्पेयर टू 2 ब्रोमोप्रोपेन के, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन में ही एक और आता है बेटा, जब आपके पास अनसिमेट्रिक हैलाइड हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये मान लो Br है, ये, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, भाई कोई भी वीक बेस यूज़ कर लिया, से C2H5OH यूज़ कर लिया, ठीक है, वीक बेस यूज़ कर लिया। अब ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पे बात मैं एलिमिनेशन की कर रहा हूँ, हालांकि एलिमिनेशन SN1 दोनों ही होते रहते हैं, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे क्यों, कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा, ये भी बताएंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि पहले ही Br मास जाएगा, तो जैसे ही अल्कोहल के वजह में Br मास जाएगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, ध्यान से देखना, पहले क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, सिंपल। अब ये क्या अपना रीअरेंज कर सकता है, अगर यहाँ करें तब भी सेकेंडरी, यहाँ करें तो प्राइमरी, तो ज़्यादा स्टेबल तो सेकेंडरी है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब या तो ये भी H जा सकता है क्योंकि अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन है, ये भी H जा सकता है, ये भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा है तो ये बीटा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके।
अगर ये गया तो ये बनाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और अगर यहाँ से गया तो बनाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बने। अब तक हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता था तो वही मेजर प्रोडक्ट था। अब इन दोनों मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ध्यान से सुनो, मेजर प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। देखो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर होगा ये वाला, ठीक है। क्यों होगा, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू सिरज़ेफ रूल। सिरज़ेफ कहता है कि जब व्हेन HX या क्या कहते हैं आपका एलिमिनेशन, ओके, व्हेन अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कैन बी टेक प्लेस इन 2 वेज, 2 तरीके से जा पाए, ओके, समझ आई बात। कौन से बेस की बात कर रहे हैं हम, वीक बेस की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, वीक बेस की बात कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ वीक बेस, ठीक है, जो बहुत ही छोटा बेस है, वीक मतलब छोटा सा बेस है, ठीक है। जितना छोटा बेस होगा उतना वो वीक होगा, जितना बड़ा बेस होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर मैं CH3OH और C2H5OH की बात करूँ तो C2H5OH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया एज़ कम्पेयर टू CH3OH के, ठीक है। और H2O तो बहुत ही वीक बेस हो गया, ओके। तो कहने का मतलब ये है, जब अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होता है इन केस ऑफ वीक बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, ठीक है, ड्यूरिंग अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन व्हेन 2 एल्कीन आर फॉर्म, देन द एल्कीन विच इज़ हाईली एल्काइलेटेड will be preferred as major product. I repeat, in presence of weak base during alpha beta elimination, when 2 alkene are formed, then the alkene which is highly alkylated will be preferred as major product, उसे हम क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, will be preferred as major product, ठीक है, दिख रहा है, विल बी प्रेफर्ड एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ अब ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ, इस रूल को हम कहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं बेटा सिरज़ेफ रूल, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिरज़ेफ रूल। तो सिरज़ेफ क्या कहता है, जब HX 2 तरीके से जा पाए तो 2, यानी कि अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन हो पाए, HX लेकर, क्योंकि नॉर्मली हाइड्रोजन हैलाइड ही होगा, तो जब भी अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होता है तो 2 तरह के एल्कीन बनेंगे। अगर 2 एल्कीन बने तो वो एल्कीन जिसमें ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा उसे मेजर प्रोडक्ट कहा जाएगा, ठीक है। अब समझ लो, इसमें इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखो और यहाँ पे आप देखो, ओके, देखो बेटा, हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन का। अगर आप यहाँ से देखो, इसका अल्फ़ा ये रहा, इसका अल्फ़ा ये रहा, तो यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कितने यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर 6 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, यानी यहाँ पर 6 टाइम्स सिग्मा पाई बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, करके देख सकते हैं। सिग्मा ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने हैं, इसमें तो कोई है नहीं, इसमें तो अल्फ़ा है ही नहीं क्योंकि कार्बन नहीं है, इसमें एक अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ पर कितने अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसके p के साथ सिर्फ कितने बनेंगे, 2 अल्फ़ा, 2 सिग्मा पाई, यानी यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कम है, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो गया, वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। एक और चीज़ समझो, इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, देखो ध्यान से, इसे हम कहते हैं सिस ब्यूटुइन, सिस ब्यूटुइन, और ये होता है ट्रांस ब्यूटुइन,
2ene, ठीक है। इसमें अब इसमें कौन मेजर होगा, क्योंकि इसमें सिरज़र्फ रूल का कंसेप्ट तो आ नहीं सकता। इसमें स्टेबल है ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है जब दो एल्काइल ग्रुप एक साइड में होते हैं ना तो उनमें रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। इसमें देखो दोनों एल्काइल ग्रुप अपोजिट साइड में तो रिपल्सिव क्या होगा, कम होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पर तो ये स्टेबल है, ये मेजर भी है, ध्यान दो, मेजर भी है और स्टेबल भी है। इस ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें सिरज़र्फ रूल के हिसाब से वो स्टेबल हो रहा है, इसे हम कहते हैं सिरज़र्फ प्रोडक्ट, सिरज़र्फ प्रोडक्ट। और जो ये वाला जिसे हम कहते हैं हॉफमान प्रोडक्ट, हॉफमान प्रोडक्ट, ठीक है, ओके, नोट करिए। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ और रिएक्शन की। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 CH CH2 Br CH3, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपने क्या लिखा, C2H5OH, तो ये भी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो सबसे पहले तो ये Br जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका CH3 CH CH2 प्लस और CH3, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन बना, तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, रीअरेंजमेंट। तो ये वाला जो प्लस होगा यहाँ जाएगा और ये H यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका CH3 CH3, ये CH3 प्लस, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन होगा H प्लस का, और ये क्या बनाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है, ओके। चलो जी, अब एक चीज़ और देखते हैं। अब अगर मान लो मुझे दिया हुआ है CH3 CHBr और यहाँ पे दे दिया मुझे CH3, और यहाँ पे मान लेते हैं मुझे दे दिया C2H5OH। अब देखो ध्यान से, देखो बेटा यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो बनेगा ये और एक बनेगा बेटा OC2H5CH3, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये दो प्रोडक्ट क्यों बनेंगे इसको भी समझते हैं हम, ठीक है। देखो होता क्या है, जब कभी भी हम एलिमिनेशन करते हैं, जब कार्बोकेटायन बनता है हमारा, चाहे वो SN हो या आपका क्या कहते हैं एलिमिनेशन हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 CHBr और CH3, सबसे पहले तो क्या होगा, एक H, ये Br माइनस निकलेगा आपका, तो यहाँ पे क्या बनाएगा CH3 CH प्लस CH3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप करते हो C2H5OH, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर लेस है, लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो टेम्परेचर यानी कि अराउंड 10 to 20 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हाई टेम्परेचर है यानी कि अराउंड मान लो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस है, तो जब कभी लो टेम्परेचर होता है तो मतलब समझो वो SN1 को फॉलो करेगा, अदरवाइज़ वो क्या शो करेगा, E1 को। यानी कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में ऐड करेगा, बनाएगा CH3 CHO C2H5 CH3, यानी कि इसका IPAC हो जाएगा 2-इथॉक्सीप्रोपेन, जबकि यहाँ पर ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन। सो इन केस ऑफ लो टेम्परेचर इट फॉलो SN1, बट एट हाई टेम्परेचर इट फॉलो E1। सो इससे हमने क्या चीज़ समझा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ SN1 and E1 go side by side. The formation of product depend on the temperature, ठीक है, टेम्परेचर पर। यही नहीं, अगर आपने यहाँ पर वाटर भी लिया तब भी यही केस होगा। अगर आपने वाटर लिया हुआ है, मान लो आपको ये दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है, अब ऐसा दे दिया, और मान लो यहाँ पर दे दिया आपको Br और यहाँ पर दे दिया वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मान लो आपको दे दिया है जैसे मान लो 290 केल्विन कह दिया, ठीक है, 290, और यहाँ पे मान लो कह दिया 380 केल्विन, ठीक है। अब जैसे ये किया, अब देखिए टेम्परेचर लो है, तो लो टेम्परेचर में SN1 को फॉलो करेगा, तो ये बनाएगा आपका OH आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, यानी कि ब्यूटेन 2 हो जाएगा। जबकि इस केस में क्या हो जाएगा, अब देखो इस केस में 2 केस बनेंगे, एलिमिनेशन है ना, यहाँ तो ये वाला ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, ये बीटा, तो यहाँ से जैसे यहाँ से भी आ सकता है। तो ये बनाएगा कुछ ऐसा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जब देख, ठीक है, ये वाला इसका H देखिए, इसका ये वाला H जाए, क्योंकि अब जब ये जाएगा इसमें से एक Br माइनस निकलेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा ना यहाँ पर प्लस, तो बेटा ये देखो ये अल्फ़ा है, तो ये बीटा, तो ये वाला भी H जा सकता है और ये वाला भी H जा सकता है। इन दोनों में ये ज़्यादा सबसे स्टेबल होगा, ठीक है, इसे हम ज़्यादा स्टेबल होगा और मेजर प्रोडक्ट भी होगा बिकॉज ऑफ सिट्ज़ेफ रूल। ये देखो, तो ये देखो, ठीक है, इसमें सिर्फ एक, यहाँ पर कितने हैं, 2 सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे, यानी कि क्योंकि इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप देखो इस कार्बन के साथ 3 है अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने 3 है अल्फ़ा, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ओके, इस तरह से नोट डाउन। बेटा अब हम बात करते हैं आपका E2 एलिमिनेशन की। E2 एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो E2 में क्या होता है, इट इज़ बाई मॉलिकुलर, ठीक है, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिया CH2H और यहाँ लिया CH2Br, ठीक है, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, हाँ कर सकते हैं आप H, यहाँ पे Br ले लो, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ले लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में लिखा चुका हूँ क्या क्या होते हैं, वो लिया आपने। अब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस के वजह में क्या हुआ, एक ही स्टेप में ये निकल गया और आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या ध्यान रखना, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। सबसे पहले इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये CH2H है और ये CH2Br है। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आता है, इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जो एलिमिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लुक इट वेरी केयरफुली। इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ये बी होने लग जाता है और इसके बीच का एक बॉन्ड बी हो जाता है और इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लग जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। इस तरह की एलिमिनेशन को हम कहते हैं बेटा एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन। मैं समझाता हूँ क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये जो Br होता है, ये इसके बीच में एक बॉन्ड वीक होने जाता है, इनके बीच में, और इनके बीच में वीक, और एक नया बॉन्ड बनने जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कई बार इसको बेबी एल्किन स्टेज भी कहते हैं हम, बेबी एल्किन स्टेज भी कहते हैं हम, ठीक है, प्रिसाइजली। ओके, अब हुआ क्या कि अब यहाँ से ये HBr निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखो, जब जिस क्या कहते हैं डायरेक्शन में हेलोजन है उसी डायरेक्शन में से H जा रहा है तो उसे हम कहते हैं अल्फा सिंक एलिमिनेशन, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में जिस साइड पर H है उसी साइड से Br भी जा रहा है या हेलोजन जा रहा है या OH जा रहा है तो उसे हम कहते हैं सिंक, और अपोजिट में जा रहा है तो उसे हम कहते हैं एंटी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये H है और ये Br है, ये H है और ये Br है, ठीक है। दोनों में ही एल्किन बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। लेकिन देखो, जिस डायरेक्शन में Br है उसी डायरेक्शन से H प्लस जा रहा है, जिस डायरेक्शन में Br है उसके अपोजिट डायरेक्शन से H प्लस जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिंक एलिमिनेशन। ये है आपका सिंक एलिमिनेशन और ये है एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। ओके, सो E2 वन स्टेप,
ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है आपकी, क्या कहते हैं, एंटी एलिमिनेशन वाली स्टेज होती है, इसको बेबी एल्कीन स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए एंटी एलिमिनेशन करता है। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन क्यों किया इसने, ये भी समझ लो। एंटी एलिमिनेशन इसलिए किया है क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है ऑब्वियस है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ जो कंपाउंड होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने Br ले लिया। अब देखो, ठीक है, तो ये यहाँ से ले जाएगा, ओके, यहाँ से ले जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब ये अगर सामने से अटैक करेगा, अगर ये सामने से अटैक करेगा तो जो क्या कहते हैं, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता इस पर। ठीक है, ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि क्या होता है कि जब ये यहाँ मान लो अगर आप यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग बेस देते भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस ने कहा कि मैंने H ले जाना है, तो ये जो H है इसके साथ ना थोड़ा सा बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन मिलेगा इस Br की तरफ से, लेकिन जब अपोजिट में रहेगा तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इस वजह से ये H+ जल्दी रिमूव हो जाता है। ओके, मतलब एक ही स्टेप में ये H और ये Br निकल जाता है। ओके, क्लियर। तो जब कभी भी आप याद रखो E2 एलिमिनेशन होगा, हमेशा दे इट फॉलो एंटी एलिमिनेशन। ओके, नोट डाउन। ना कुछ केसेस लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास आया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर अब आपने यहाँ पर किया अल्कोहलिक KOH तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड को ले जाए। तो यहाँ पर हमें वेरी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, जो होता है NaNH2। ठीक है, ये क्या करता है, या सोडाइन अमोनिया भी कर सकते हो आप। तो जैसे ये करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका एल्काइन। ठीक है, तो क्या हो जाता, क्या बन जाता है आपका, एल्काइन बन जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्जन में काफ़ी काम आता है कि कैसा था विनाइल हैलाइड से इथाइन बनाइए। ठीक है, दूसरा एक आपका आता है यहाँ पर जो स्पेशल केस आता है कि जैसे अभी हमने कहा कि एक सिरजैक प्रोडक्ट बनता है, एक होफमान प्रोडक्ट बनता है, बट याद रखें मैंने वहाँ पर क्या लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बेस। ठीक है, जो भी स्मॉल बेस होता है वो वीक बेस नहीं, स्मॉल बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ही होना चाहिए। और अब देखिए, अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनसे स्ट्रॉन्ग है NaNH2 अमोनिया। इससे भी स्ट्रॉन्ग है आपका टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, सोडियम या फिनाइल भी कह सकते हो, फिनॉक्साइड भी कह सकते हो, बेसिकली सोडियम होता ही है। ठीक है, अब इसका मैंने आपको बता दिया कि इसमें सिरजैक होफमान प्रोडक्ट बनता है। इसमें मैंने बता दिया ये एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करने में काम आता है, लेकिन इसका काम क्या है। तो देखो ये यहाँ पर क्लियर करता है कि कब क्या कहते हैं, सिरजैक और होफमान प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और वो आपका सिरजैक होगा। ठीक है, ध्यान सुन लो, कभी कभी होफमान प्रोडक्ट भी क्या कहते हैं आपका स्टेबल होता है। सॉरी फॉर माय वर्ड कि मेजर ही मैंने कहा सिरजैक हमेशा मेजर रहेगा, मेजर हमेशा स्टेबल नहीं रहता। अब तक जो हमने केस देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी हमने बनाया था तो जो आपका सिरजैक प्रोडक्ट बनता था वही स्टेबल प्रोडक्ट होता था, वही मेजर प्रोडक्ट होता था, और होफमान माइनर प्रोडक्ट और लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता था। लेकिन कई बार क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट आपका उससे भले सिरजैक बने, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, होफमान। देखो जैसे एक केस लेते हैं हम, CH3 CHBr CH3 जैसे ही ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा क्राउडेड वाला लिया हुआ है, इट्स 2-bromo-3-methyl ब्यूटेन। अब यहाँ पर आपने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, आपने किया अल्कोहलिक KOH और आपने क्या किया, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, जब इससे आप करते हो तो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, तो वो इससे भी ले जाएगा, इससे भी ले जाएगा। तो अगर इससे ले जाता है तो आपको क्या मिलता है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ठीक है। और अगर क्या कहते हैं यहाँ से जाता है तो क्या बनता है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ऑब्वियसली ये स्टेबल हो गया और ये मेजर हो गया। ठीक है, आपका सिरजैक प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया सिरजैक
ठीक है, ओके। और ये आपका क्या हो गया, होफमान हो गया यहाँ का, ठीक है, सिरज़ैफ, और वो क्या हो गया आपका, होफमान हो गया, ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ तो हमें क्लियर हो गया, क्योंकि इस ये क्यों एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल इस कार्बन के साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ सिर्फ यही कार्बन अल्फा है, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान दो, एक ही कार्बन। जब डबल कार्बन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन कार्बन होता है, उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को हम देखते हैं, उसके कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर क्या है 9 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं कि जब ये रिएक्ट करेगा, ध्यान दो, ये स्मॉल बेस है, ये बड़ा बेस है, ठीक है, ये स्मॉल बेस है, ये बड़ा बेस है। अगर स्मॉल बेस है तो ऑब्वियसली सिरज़ैफ हमेशा मेजर प्रोडक्ट बन गया आपका, होफमान माइनर बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजर सिरज़ैफ है, स्टेबल भी सिरज़ैफ है। लेकिन अगर ऐसा आता है प्रोडक्ट आपका, ये देखो CH3, इस केस में बहुत ध्यान से देखना, अगेन Br जाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपका CH3CH प्लस CH3CH3। अब होगा क्या, अगर ये टर्शियरी ब्यूटाइल का ऑक्साइड आएगा, ठीक है, तो वो कहाँ से H+ ले जाएगा, कहाँ से H+ ले जाएगा, ऑब्वियस है ये H और ये प्लस ले जाएगा। ये H इसलिए प्लस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्राउडनेस बहुत ज़्यादा है, ये देखो ध्यान से देखो, समझ आई। तो यहाँ पर क्राउडनेस ज़्यादा, तो होगा क्या इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये प्रोडक्ट होगा आपका स्टेबल। ये भले ही होफमान प्रोडक्ट है देखो, लेकिन ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ध्यान से समझ लो। यानी कि रूल ये हुआ कि अगर आपके पास एक छोटा बेस है तो उसमें सिरज़ैफ प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर आपके पास बड़ा बेस है तो उसमें आपका होफमान ही क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा। समझ आई बात नहीं। तो आप सिरज़ैफ प्रोडक्ट के लिए तो सिरज़ैफ रूल ही लगेगा। आप इसको कह सकते हो होफमान प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो आप, इन द प्रेजेंस ऑफ बिग बेस, बड़ा बेस, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग दोनों ही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दोनों ही है। मैं फिर बता देता हूँ, सबसे जो एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग है, NaNH2 अमोनिया ये भी स्ट्रॉन्ग है, और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन ऑक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर हम साइज़ के हिसाब से बात करें, साइज़ तो ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ में इन दोनों में से ये बड़ा है, लेकिन साइज़ के हिसाब से ये बड़ा है। ये इनसे वीक है, ये दिमाग में रखना, ये इससे वीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। लेकिन अगर साइज़ की बात है तो इन सब में सबसे बड़ा साइज़ का ये है, ओके। तो समरी ऑफ दिस इज़, इन केस ऑफ E1 2 स्टेप, फर्स्ट इज कार्बोकेटाइन, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा E2 बायोमोलिकुलर, दोनों रिएक्टेंट होते हैं इसमें, और एक ही स्टेप में सारी चीज़ें हो जाती हैं, और बेबी एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन मतलब जिस साइड में हेलोजन होगा उस साइड से H नहीं, उसके अपोजिट साइड से H+ जाएगा। ध्यान से सुन लो, जिस साइड में हेलोजन होगा उसके अपोजिट साइड से H जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि जिस साइड में हाइड्रोजन होगा उसके अपोजिट साइड से हेलोजन जाएगा, नहीं, जिस साइड में हेलोजन होगा उसके अपोजिट साइड से क्या होगा, H+ जाएगा, ओके। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, SN1 और E1 बोथ गो साइड बाय साइड, ओके। बस फ़र्क होता है टेम्परेचर का। अगर आपने मान लो वाटर यूज़ किया, ठीक है, तो वाटर का केस क्या होता है, वाटर एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, जबकि अल्कोहल एक गुड बेस है बट वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर मान लो आपने अल्कोहल डाला है, ठीक है, अगर आपने मान लो अल्कोहल से रिएक्शन की है, आपने यहाँ पर अल्कोहल लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर SN भी हो सकता है और आपका एलिमिनेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मान लो आपने दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, तो समझो यहाँ पर एलिमिनेशन ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर कम रखा, से 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, ठीक है, तो उस केस में भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ओके। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि चाहे वो E1 हो, चाहे वो E2 हो, चाहे वो SN1 हो, ऑर्डर टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी ही रहेगा।
क्योंकि इन तीनों में ही कार्बोकेटाइन की बात आती है, ठीक है। इसमें भी टर्शियरी सबसे पहले होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ऐसा इसलिए होता है E2 में, क्योंकि E2 में भले ही कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, लेकिन E2 में क्राउडेनेस जितनी ज़्यादा होगी ना, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जल्दी से जल्दी वो निकलने H+ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब वो बेबी एल्कीन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो एल्काइल ज़्यादा क्राउडेड है ना, तो ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना क्राउडेनेस होती है वो एल्कीन जो बनता है उसके बाद वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा क्राउडेनेस होगी एल्काइल ग्रुप की, वो एल्कीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस E1 में टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी देन प्राइमरी। SN1 में तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है। सो ये था आपका टोटल E1 E2 एलिमिनेशन का केस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस यू।